नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और वही पेपर नंबर 6 हम करा रहे हैं। और कभी कभी क्वेश्चन इधर से उधर हो जाएंगे, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो पेपर नंबर 5 में है, लेकिन पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 यूपी स्पेशल का जो लास्ट ईयर से ऐड हुआ था 2023 में, इसका पहली बार पेपर हुआ सेपरेट ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा करके। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो जो और जानते हो उसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है कि उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियों का उल्लेख करें। मेन इसमें अगर ये छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्लियर हो रहा है, इसको क्या ही डिकोड करना। हम्म तो राजस्व व्यवस्था सीधा सीधा दे रखा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजस्व व्यवस्था है उसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका आपको उल्लेख करना है। और जब आप चुनौतियां बताओगे तो सिर्फ चुनौतियां बता के नहीं रह जाओगे, उसका समाधान भी बताओगे, उसके उपाय भी बताओगे कि उस व्यवस्था के जो उसके समक्ष चुनौतियां खड़ी हो रखी हैं या जो चुनौतियां हैं उनको टैकल कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश की राजस्व मतलब पॉलिटी सेक्शन मान लो तो उससे संबंधित है, या फिर इकोनॉमी वाले पार्ट से राजस्व व्यवस्था, क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए हैं। तुम्हें लगेगा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, हाँ, ये सब अलग है, इकोनॉमी पॉलिटी, तो अलग अलग पार्टों में 5 और 6 में इन्होंने डिवाइड कर रखा है यूपी का। बाकी क्वेश्चन का लेवल तो वही है कि इंडिया के लेवल पे जो तुम क्वेश्चनों को तैयार करते हो वही तुमको यूपी लेवल में हो जाते हैं सॉल्व। बस उसका थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और चाहिए होती है ना, सीधी सीधी। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा आईपीसी, ठीक है ना। जब आप पूछते हो कि इसकी पीडीएफ मिलेगी क्या, तो पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चैनल के पेज पे जाओगे तो टेलीग्राम का लिंक भी है वहाँ, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ते हैं। आईबीसी फॉर्मेट के तौर पे हम जाएंगे तो इंट्रोडक्शन देंगे पहले। उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था राज्य की वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था विभिन्न स्रोतों से राजस्व संग्रह करती है, जिसमें कर राजस्व, गैर कर राजस्व और केंद्रीय अनुदान शामिल है। तो ये इकोनॉमी का हिस्सा है तुम्हारा, ठीक है। इकोनॉमी में ये सब आप पढ़ते हो, टैक्स, नॉन टैक्स, है ना, केंद्रीय अनुदान, ये सब शामिल है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो हमने उसको समझा दिया कि राजस्व व्यवस्था होती क्या है, उसमें क्या क्या शामिल होता है। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं, वही कहते हैं कि मंच अगर बना सको क्वेश्चन के पहुंचने तक का तो बना दो। तो बना लेते हैं भाई। क्या रहता है? उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, हाँ जी, जिसका कुल राजस्व 5.7 लाख करोड़ रुपए है। ओके, 5.7 लाख करोड़ रुपए जिसका कुल राजस्व है। तो राजस्व के बारे में क्वेश्चन चल रहा है। कृषि प्रधान राज्य है जो जीएसडीपी का लगभग 24% है, ठीक है। अपनी विकास संभावनाओं को सार्थक करने के लिए यहाँ बाहरी निवेश की आवश्यकता है। ये लिख दिया गया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बस एक्स्ट्रा डाल दिया है, वैसे इसका कोई यहाँ ज़रूरत है नहीं लिखने की। चलो देख लेते हैं। बस ये वाला पॉइंट तो ठीक था कि कुल राजस्व 5.7 लाख करोड़ रुपए है यूपी का। ये वाली लाइन तो ठीक थी। उसके बाद तो शब्दों को बढ़ाना है। फिर वही भारी निवेश हेतु धन प्राप्ति का प्रमुख स्रोत राज्य की राजस्व व्यवस्था है। बिल्कुल सही लाइन है। राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं। ये लाइन आप यहाँ कनेक्ट कर सकते थे कि ये वाली कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जिसका कुल राजस्व 5.7 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। तो एक ये लाइन हो जाती कि इतना है। उसके बाद कि ये भारी निवेश हेतु धन प्राप्ति का मुख्य स्रोत की राजस्व व्यवस्था है और राजस्व व्यवस्था के समक्ष मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं। यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि शब्दों की कमी होती है। शब्द उतने ज़्यादा हमारे को होते नहीं है, वहाँ 125 वर्ड होते हैं। तो जितना बेहतर आंसर कर सकें शब्द को कम करके, वो ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग क्वेश्चन आप देखोगे 200 शब्द रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रमुख चुनौतियां बताई हैं हमने साइड से। लेकिन अब यहाँ देखिए कि यूपी में राजस्व प्राप्तियाँ किस तरीके से 2021-22 में क्या थी, 2022-23 में क्या थी, 2023-24 में क्या थी, लगातार बढ़ रही है। कैसे लगातार बढ़ रही है? ऐसे ऊपर हमने जो 5.7 लाख करोड़ रुपए का जिक्र किया था वो हमने मैप में भी दिखा दिया कि इतना उत्तर प्रदेश का राजस्व कब है, 2023-24 में। 2022-23 में 4.99 लाख करोड़ का था, 3.78 लाख करोड़ रुपए का आपका जो है 2021-22 में था, ठीक है।
तो वो इधर साइड में दर्शा दिया। अब प्रमुख चुनौतियाँ देख लेते हैं। मैप ठीक है, अगर जल्दी से बना सको, दिमाग में आइडिया हो तो थोड़ा सा बार बना करके कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कितना ही सुंदर बनाया जा सके। ये तो एक प्रकार से घर पे आराम से बैठे हैं, मॉडल आंसर तैयार कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो वो आराम से लिखा जा सकता है। तो प्रमुख चुनौतियों में आप देखोगे अपर्याप्त कर आधार, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन है बहुत बड़ी, तो कर आधार अपर्याप्त है उसका। कर चोरी और अपवंचन, और जितना भी कर आधार है भी तो उसमें भी कर चोरी हो जाती है, ठीक। तो ये भी एक इशू है। असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा। अब जो असंगठित क्षेत्र होता है उसको संगठित बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत काम करती है लगातार, है ना, कि जिससे कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें काफ़ी लोग काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकें। क्योंकि असंगठित क्षेत्र का जो बहुत बड़ा हिस्सा होगा तो वो टैक्स पे नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं उसमें तुम्हारे कि कितनी इनकम है उसकी। तो इनकम नहीं पता चलेगी तो कैसे इनकम टैक्स लगाओगे तुम, और भी टैक्स लगाओगे। तो हालांकि देखो जीएसटी के तौर पे आप बोल सकते हो कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है तो हम सब लोग पे करते हैं। आज तो रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो जीएसटी लगा हुआ आता है, कपड़े खरीदो तो जीएसटी लगा आता है। तो वो तो इनडायरेक्ट में तुम सब लोग पे करते हैं, हम जो भी हम सर्विस ले रहे हैं गवर्नमेंट से। तो लगभग 75% आबादी जो असंगठित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है, तो लगभग इतनी आबादी है। बढ़ती जनसंख्या 10 की वृद्धि दर दे दी है कोष्टक में हमने कि 10 की वृद्धि दर 20.64% है। तो एक इश्यू राजस्व व्यवस्था के सामने ये आता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यूपी की, तो बढ़ती जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और जो पॉइंट है, संपत्ति कर संग्रहण में कठिनाई हो रही है। अब 2020-21 में केवल 1200 करोड़ रुपए लगभग इकट्ठे कर पाई थी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक। प्रशासनिक दक्षता की कमी। अगर वो लोग जो करते हैं कर संग्रह, ठीक है, राजस्व व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, तो राजस्व व्यवस्था के बारे में सिर्फ यही नहीं कि वो जो काम करती है हम उसकी कमी बताएंगे, उसकी इंस्टीट्यूशनल संरचनात्मक कमी तो हो सकती है। तो प्रशासनिक दक्षता की कमी, संसाधनों के आवंटन में न्यायपूर्ण एवं तार्किक व्यवस्था की कमी। जो कमियां, जो चुनौतियां हैं राजस्व व्यवस्था के समक्ष, वो हम इंगित कर रहे हैं। अन्य चुनौतियां और डाल सकते हो, क्योंकि फोकस पॉइंट तो हमारे चुनौतियों पे ही था, समाधान बता के उसको कंक्लूड करेंगे। बस चुनौतियां और देख लेते हैं। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। अब ये तो एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जिसको कहीं भी डाल दो जहाँ चुनौतियां आए, और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर का इशू है और वहाँ इन्वॉल्व है उस क्वेश्चन में, तो भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी तो हर जगह है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 65% लगभग। और तुम्हें मालूम है कि कृषि पर टैक्स नहीं लगता। जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड से सेलिब्रिटी हैं या कुछ और भी लोग, आप नेता लोगों को बोल सकते हो, ये इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में करप्शन का स्कोप ठीक ठाक रहता है और करप्शन खूब करते हैं वो दबा के, तो अपनी इनकम जो ब्लैक मनी उन्होंने कमाई उसको दिखाने के लिए वो एग्रीकल्चर को दिखाते हैं, और टैक्स कम पे करना पड़े तो एग्रीकल्चर की इनकम को दिखाते हैं वो, कि ये हम खेतीबाड़ी हैं, हम किसान हैं, हमारी यहाँ खेतीबाड़ी है तो उससे हमारा पैसा आया है ये। क्योंकि कृषि पर टैक्स लगता नहीं है, कृषि की इनकम पे, कि कितना बड़ा किसान हो आप, कितना कमा रहे हो खेती से। तो अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, 65% लगभग उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और देखो इस पे क्वेश्चन मत करना कि किसानों की तो वैसे भी ज़िंदगी नहीं चल पाती है, उस पर और टैक्स लगा दो तो उनकी इनकम पे बचेगा क्या बेचारों को। 2022 तक का टारगेट किया था और डबल इनकम करने का, तो वो तो हुई नहीं। तो किसानों की वो इशू अलग है, वो इशू एक अलग चीज़ है। मैंने बताया कि उसका इस्तेमाल बड़े लोग कर पाते हैं, छोटे लोग तो बेचारे अपना पेट ही पाल रहे हैं उस खेतीबाड़ी से। खेतीबाड़ी कहाँ फ़ायदे का सौदा है। मैं भी गाँव का बंदा हूँ यार, सब देखा है। पूरा दिन भर लगे रहो, पूरी रात भर तुम जो है काम करो अपने खेतों में, कुछ नहीं बचता। औद्योगिक क्षेत्रों की पर्याप्त समृद्धि नहीं है ना। इंडस्ट्रियल एरिया उतना ज़्यादा डेवलप है नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि सेक्टर क्या होते हैं, प्राइमरी टर्सरी, ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इन सेक्टरों में ही तो इन्वॉल्व हैं। तो औद्योगिक क्षेत्रों की पर्याप्त समृद्धि नहीं है। चुनौतियाँ जो हैं वो बता रहे हैं। प्रौद्योगिकी का अभाव, अब टेक्नोलॉजी का अभाव है। राजस्व विभाग में 40% प्रक्रियाएँ डिजिटल रूप से संचालित हैं, तो इसको बढ़ाया जाए, 40% प्रक्रिया डिजिटल रूप से संचालित है उसको पहुंचाया जाए, 100% हो जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन 70-80 कहीं तो अचीव करो। इससे क्या होगा, जब डिजिटलीकरण हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो ये जो पॉइंट आपने लिखा था कि भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी, तो उसमें कमी आती है। तकनीकी आप इस्तेमाल करते हो किसी भी सिस्टम में, तो उससे भ्रष्टाचार में कमी आती है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ठीक है।
अब आगे, इसलिए समावेशी विकास के लिए राज्य को अपने राजस्व आधार बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि राजस्व आधार कैसे बढ़ाता वो हमने ऊपर दिखाया है कि साल दर साल राजस्व आधार बढ़ा ही है, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे देखा ना, इंक्रीज हमने 3.78 था 2021-22 में, तो 5.7 लाख करोड़ है 2023-24 में। तो आधार तो राजस्व का बढ़ रहा है। और यूपी की राजस्व व्यवस्था में सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं, तो वो और देख लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लें। ओके, तीव्र औद्योगिकरण और निवेश पर बल देना। जो आपने चुनौतियों पर बताई थी उनके ही समाधान सुधार के रूप में 2-4 पॉइंट आप डाल सकते हो। हमने 2-4 की जगह कई सारे पॉइंट आपके सामने दे दिए हैं। तीव्र औद्योगिकरण और निवेश पर बढ़ावा दिया जाए, बल दिया जाए। कर आधार को विस्तारित करो। विस्तारित कैसे करना है? संपत्ति कर सुधार करिए, असंगठित क्षेत्र का समावेश करिए। ऊपर जो असंगठित क्षेत्र है 70%, उसको समावेश करिए, उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके आइए। जैसे आप देखोगे कि कोई रिटेल स्टोर है जिससे आप सामान खरीदते होगे, अब वो कितना कमा लेते हैं, उसका इनकम का कोई हिसाब किताब पता नहीं रहता है कि नहीं रहता, क्या हिसाब रहता है। तो जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आया जा सके, है ना। असंगठित क्षेत्र का समावेश। कर चोरी और अपवंचन को रोकना, कर चोरी और अपवंचन को रोकना। ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली, कोई भी चीज़ डिजिटल कर दो आप, उसमें उतना ज़्यादा, तो ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली ठीक। सार्वजनिक उद्योगों में निवेश, सार्वजनिक उद्योगों में निवेश को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के जो उद्योग हैं, है ना, उनमें निवेश को बढ़ाया जाए। प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना। जो जो कमियां आपको ऊपर लग रही थी, आपने उनका ही बेसिकली आंसर सा दिया है कि जो जो कमियां हैं ये सब चीज़ें की जाएँ, है ना। तो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जाए। प्रसंस्करण उद्योगों पर बल देना। उदाहरण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति आई 2022 की, यूपी की है ये। एफडीआई बढ़ाने के प्रयास करना। जैसे उदाहरण दे दिया आपने, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुई, काम किए जा रहे हैं, ऐसे ये किए रहे हैं, और बढ़ाओ इसको एफडीआई को। प्रसंस्करण उद्योगों पर बल दीजिए, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति लेके आए थे, तो वो कोष्टक में हमने उदाहरण के तौर पर दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से चुनौतियाँ आपने बताई थी, उनके कुछ समाधान बताए। ऐसा नहीं है कि इसके सारे समाधान ही आपको लिखने होते हैं। 200 शब्द हैं आपके पास, और समय भी लिमिटेड समय होता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन ऐसे लिखना है बैठ करके, तो वो तो है नहीं। लास्ट में आप कंक्लूड कर दोगे इसको। ठीक है, इस प्रकार उपरोक्त सुधारों के माध्यम से राज्य की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर समग्र विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकेगी। अब राजस्व व्यवस्था है तो उससे हमने इकोनॉमी को जोड़ दिया है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।